आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वजीर आला केसीआर सोमाजीगोड़ा यशोदा अस्पताल से डिस्चार्ज। मुआयनों के बाद डॉक्टर्स ने किया इत्मीनान का इजहार। 1 हफ्ता मुकम्मल आराम का दिया मशवरा। उपल असेंबली हल्के में कई एक तरक्याती कामों का वजीर केटीआर के हाथों इफ्तिताह। आइंदा माह से नए वजीफों की इजराई का किया ऐलान। केसीआर न्यूट्रिशन किट स्कीम को इस साल अप्रैल से 9 अजला में किया जाएगा नाफिज। सरकारी अस्पतालों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी फराहमी। वजीर सेहत हरीश राव का ऐलान। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात की सताइश। मादापुर हाईटेक्स पर द बिजनेस वुमेन एक्सपो 2022 का रुकन काउंसिल के कविता ने किया इफ्तिताह। तकरीब से किया खिताब। वज़ीर तालीम सविता रेड्डी ने कहा, तेलंगाना हुकूमत स्कूली तालीमी निजाम को बनाएगी मजबूत। 7,290.54 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को दी जाएगी तरक्की। मुल्क की 4 रियासतों में बीजेपी की कामयाबी का सुरूर जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 20 किलोमीटर तवील रोड शो में लिया हिस्सा। और हिंदुस्तानी फौज का हेलीकॉप्टर कश्मीर में गिरकर तबाह। बीमार बीएसएफ एहलकारों को लेने जाने के दौरान पेश आया हादसा। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने अपने बाएं बाजू में तकलीफ महसूस की थी, जिसके बिना उन्हें यशोदा हॉस्पिटल में आर्जी तौर पर शरीक किया गया था, आज शाम 6 बजे यशोदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए। डॉक्टर्स ने उनकी सेहत पर इत्मीनान का इजहार किया। कबल अजी यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा के डॉक्टर्स ने जुमा को वजीर आला केसीआर को बाएं बाजू में कमजोरी और शदीद दर्द की शिकायत के बाद 1 हफ्ता मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया। जुमा की सुबह तकरीबन 8 बजे वजीर आला ने अपने बाएं बाजू में कमजोरी और शदीद दर्द की शिकायत की थी। यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा के माहिर डॉक्टर्स की टीम बशमूल जनरल फिजिशियन डॉक्टर एमवी राव और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के प्रमोद कुमार, जो तवील अरसे से वजीर आला की सेहत की देखभाल कर रहे हैं, उनका जिस्मानी मुआयना करने पहुंची और बाद में तशखीसी टेस्ट के लिए उन्हें अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला किया गया। वजीर आला ने दिमाग और गर्दन के एंजियोग्राम, ईसीजी, 2D ECHO, MRI और सिटी स्कैन समेत बैटरी के टेस्ट करवाए। चूंकि वो बाएं बाजू में कमजोरी और दर्द की शिकायत कर रहे थे, हमने हंगामी एंजियोग्राम करवाया। उनकी शरियानों में कोई ब्लॉक नहीं है और ईसीजी और इको 2D कराने के बाद उनके दिल की हरकत भी नॉर्मल पाई गई। डॉक्टर प्रमोद ने कहा, उनकी उम्र के लिहाज से दिल की हालत नॉर्मल है। डॉक्टर राव ने कहा कि गर्दन और रीढ़ की हड्डी के MRI और सिटी स्कैन से बात सामने आई है कि वजीर आला सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से बाएं बाजू में दर्द महसूस कर रहे थे। यह एक आम इस्तिलाह है जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी को मुतासिर करती है। डॉक्टर राव ने कहा, वजीर आला बहुत सारे अखबारात पढ़ते हैं और हमेशा अपना iPad चेक करते रहते हैं। हमें शुबा है कि बाएं हाथ में दर्द इस बार की आदत की वजह से भी पैदा हुआ होगा। मजीद यह कि वो बहुत सारे दौरे कर रहे हैं और अवामी तकरीरें कर रहे हैं, जिसके नतीजे में थकावट हो सकती है, जिसके नतीजे में हमने उन्हें 1 हफ्ता मुकम्मल आराम करने का भी मशवरा दिया है। वजीर बल्दी नज़्म केटीआर ने उपल असेंबली हल्के में कई एक तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह अंजाम दिया और इसके बाद उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा माह से हुकूमत की जानिब से नई पेंशन्स जारी की जाएंगी। वजीर केटीआर ने उपल हल्के के बल्लापुर में नौ तामीर शुदा शमशान घाट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उपल रुकन असेंबली बी सुभाष रेड्डी, रुकन असेंबली नवीन कुमार के साथ मेयर गद्दाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता और मुकामी कॉर्पोरेटर्स मौजूद थे। केटीआर ने बल्लापुर में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि उपल में आज कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए। गुज़िश्ता साल जब अच्छी बारिश हुई तो हमें बहुत परेशानियों का सामना था। उपल में ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ हम वहां फ्लाईओवर और स्काईवेज देख रहे हैं। उपल में बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक हम 35 करोड़ की स्काई वॉक बना रहे हैं। इसे अगले माह लॉन्च किया जाएगा। केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में तरक्की तेजी से आगे बढ़ रही है। हम इस बात को भी यकीनी बना रहे हैं कि फलाह व बहबूद
बहबूद में कोई कमी न हो। हम अगले माह से नई पेंशन देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बस्ती हमारा स्कूल के तहत सरकारी स्कूल्स को जदीद बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस जून से सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम भी मुतारुफ करवा रहे हैं। हमने वाज़ेह कर दिया कि हम पूरे हैदराबाद में हजारों बिस्तरों के अस्पताल बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम गरीबों के लिए तालीम, तिब्बी और फलाही प्रोग्राम्स पर अमल दरामद कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो खेत में रहते हैं और मकान किराए पर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम 90,000 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन भी देने जा रहे हैं। केटीआर ने कहा कि वो अगले माह चल्लापल्ली में आरयूबी को मुकम्मल और लॉन्च करेंगे। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने इस बात का ऐलान किया कि केसीआर न्यूट्रिशन किट स्कीम को इस साल अप्रैल से 9 अजला में नाफिज किया जाएगा। वजीर हरीश राव ने कानून साज असेंबली में सवालात के जवाब देते हुए केसीआर किट स्कीम पर अमलवारी पर अरकान की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब दिया। वजीर सेहत ने कहा कि केसीआर किट स्कीम के आगाज के बाद से सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी की तादाद में इजाफा हुआ है। इस स्कीम के तहत 2 जून 2017 से अब तक 29,951 लोगों ने फायदा उठाया है। इस स्कीम के निफाज के लिए 13,087 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम रियासत में मां और बच्चे की सेहत की देखभाल के मराकिज और खुसूसी नवजायद बच्चों की देखभाल के मराकिज को मजबूत कर रहे हैं। यह पॉलिसी रियासत में खवातीन की बहबूद और तरक्की के लिए लाई गई। इस स्कीम के नताइज हैरत अंगेज है। अगर सरकारी अस्पतालों में यह 30% है तो डिलीवरी की तादाद 54% तक पहुंच गई है। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर किट के निफाज से माओं की अमवात की तादाद घटकर 63 हो गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों की अमवात में भी कमी आई है। सरकारी अस्पतालों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया गया है। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने मादापुर हाईटेक्स नुमाइश ग्राउंड पर द बिजनेस विमेन एक्सपो 2022 में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बादजा उन्होंने यहां लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कि कविता ने कहा कि कोविड के दौरान खवातीन शदीद परेशानी से दो चार थी। उन्होंने हुकूमत के साथ साथ सनतकारों से भी बहुत सी बातों पर तबादले ख्याल किया। कविता ने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत के साथ काम करना एक अच्छी पेशरफ्त है। कविता ने कहा कि खासतौर पर अगर वो समझते हैं कि कॉलेज की सतह पर सनतें कैसी लगाई जाती हैं तो उन्हें मुलाजिमत दी जाएगी। उन्होंने खवातीन के लिए मुलाजिमतें पैदा करने के साथ साथ सनती ताउन पर जोर दिया। उन्होंने कोवे को खवातीन की बहबूद के लिए उनके काम पर मुबारकबाद दी। मुझे ये बताइए आपका चैप्टर 11 और स्टेट्स में, why should we not push this agenda in 11 states like that? तो हर एक स्टेट में जहाँ पे women led businesses है, they'll get a direct benefit of COVE having a chapter in that state. So my sincere request is, when we say we have to have a policy advocacy, we need to be very persistent. We need to have a common platform to make that this advocacy is sustained with the governments. क्योंकि गवर्नमेंट में मैं बोलती हूँ सिर्फ कागज चलता है। आप जितना भी बात करो, unless and until you are there in policy, you are there on paper, you are there in black and white, it is not going to translate into action on ground. So that effort has to be made, but a very persistent effort has to be made. And I am today promising that I will be there with you. So let us continue to do that now. And the second most important issue that has been brought to my notice, I have made some sporadic efforts but not serious efforts. But now I want to propose this to you. There is this data which says, in terms of awareness, like for example, Telangana government has 100 programs for women entrepreneurs. But when you pick up many of the women entrepreneurs from here and ask them, what are the government programs? Only 17% of us are aware how many programs does government give. Let it be Telangana government, let it be government of India or any government. So the awareness person only 17%. So my sincere request is, let us all organize more events or make sure that all of our women entrepreneurs, with today's technology, it is easy. Let us bombard them with emails, messages, WhatsApp, whatever possible platform, but let us make sure all of us know कि ये benefit already government दे रही है, because that is not there, then you can't utilize.
तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंद्र रेड्डी ने जुमा को असेंबली को बताया कि रियासती हुकूमत 3 मरहलों में 7,290.54 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करते हुए स्कूली तालीम के निजाम को मजबूत बनाएगी। वक्फ सवालात के दौरान ऐवान के अरकान के सवालात का जवाब देते हुए सविता इंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत के सरकारी स्कूलों, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूलों में कुल 26,065 तलबा ज़ेर तालीम है। तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए उन्हें मेयारी तालीम फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत ने अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर स्कूली तालीमी निजाम को मजबूत करने का फैसला किया है, जिसमें बुनियादी सहूलतों के साथ बैतुल कला, बिजली, पीने के पानी की फराहमी, तलबा और अमले के लिए फर्नीचर और पेंटिंग वगैरह शामिल है। सविता रेड्डी ने कहा कि 7,290.54 करोड़ की सरमायाकारी से पूरे स्कूल की छोटी बड़ी मरम्मत, ग्रीन चाक बोर्ड, कंपाउंड वॉल, किचन शेड, खस्ता हाल क्लासेस रूम की जगह नए क्लासरूम, हाई स्कूलों में डाइनिंग हॉल और हाई स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले मरले में 3,492 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के जरिए 9,123 स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। जिला कलेक्टर और जिला इंचार्ज वजीर इस स्कीम की निगरानी करेंगे। मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील फराहम करने जैसे हुकूमत के इकदाम से इस साल सरकारी स्कूलों में 3 लाख से ज्यादा तलबा नए दाखिल हुए। वजीर ने कहा कि हुकूमत सरकारी स्कूलों को खानगी स्कूलों के मसावी तरक्की दे रही है। మంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయంతో గౌరవ శాసనసభ్యులు చాలా మంది స్పందించి అభినందించారు. వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. గౌరవనీయులు రవిశంకర్ ఎమ్మెల్యే గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు మరి జనార్దన్ రెడ్డి గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్యే జైపాల్ యాదవ్ గారు, అహ్మద్ బిన్ బల్లాల గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు వివేకానంద గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు జాఫర్ హుస్సేన్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు రెడ్డి నాయక్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు విద్యాసాగర్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు గ్యాదర్ కిషోర్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు రవీంద్ర నాయక్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు అంజయ్ యాదవ్ గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కోనేరు కోనప్ప గారు, బాబురావు రాథోడ్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులందరూ కూడా చేస్తున్నారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. నిజంగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా దాని మూలాల్లోకి వెళ్ళి సమస్యను సమూలంగా పరిష్కరించాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అధ్యక్ష. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పటి నుండి చాలా కార్యక్రమాలు చూసాం అధ్యక్ష. మనం చాలా కార్యక్రమాలు కూడా ఏది మొదలుపెట్టున్నా చివరి వరకు పరిష్కారం అయ్యే దిశగా భవిష్యత్తులో అటుపక్క తిరిగి చూడకుండా చేయాలన్న ఆలోచన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేస్తుంటారు అధ్యక్ష. ప్రధానంగా పాఠశాలలో, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న పిల్లల గురించి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక విద్యా వ్యవస్థలోనే ఒక సమూలమైన మార్పు చేసే ప్రయత్నం చేశారు అధ్యక్ష. దాంట్లో భాగంగా కేజీ టు పీజీ వరకు పిల్లలకు ఉచితంగా విద్యను అందించాలని, అది కూడా నాణ్యమైన విద్య అందించాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన అధ్యక్ష. मौजूदा हालात में अचानक तब्दील शुदा मौसम और वबाई अमराज से खुद को महफूज बनाने और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के लिए असली तलबीना का रमज़ साबित होता है। इस बात का इजहार असली तलबीना के सेल्स एग्जीक्यूटिव मोहम्मद जहांगीर खान ने नुमाइश में लगे अपने स्टॉल पर टीटीवी के नुमाइंदे जय से बात करते हुए उसके फवाइद से वाकिफ करवाया। तो नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद जहांगीर खान साहब, जो असली तलबीना के सेल्स एग्जीक्यूटिव है। तो उनसे जानते हैं कि उनके प्रोडक्ट के बारे में और जानते हैं कि क्या खास बात है उनके प्रोडक्ट के बारे में। तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोडक्ट असली तलबीना बॉडी के इम्यून सिस्टम को बुलाता है, एज ए इम्यून बूस्टर है। ये प्रोडक्ट जो है सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबी जो है सुना अक्सर सफ़र में खाया करते थे। इसके लिए ये बेनिफिट, हेल्थ के लिए बहुत सारी बेनिफिट है, जैसा कि आपका बैक पेन हो गया, शुगर हो गया, मसल्स का हो गया या बोन्स का हो गया, या जो है सो आपको शुगर लेवल पे नहीं है, और फैटनेस के लिए भी है। ये आप वेट लॉस भी कर सकते हैं, वेट गेन भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी बेनिफिट्स है। असली तलबीना इसके लिए रखा गया नाम। ये सुन्नत का प्रोडक्ट है, इसके अंदर कोई चीज़ की मिलावट नहीं है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, वनीला हो गया, बहरहाल कोई चीज़ मिलावट नहीं है। निखालिस असली बोले तो असली हिसाब से सुन्नत का प्रोडक्ट है ये असली तलबीना।
और बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिट है, उनके मसल्स के लिए और उनकी बोन्स के लिए, और उनके दिमाग की मेमोरी शार्प करता है उनकी। तो सर एग्जीबिशन में आपने लगाया, कितने साल हो गए आपको लगा के? ये हमारा स्टॉल, ऐसे तो हम लोग हैदराबाद के अंदर 300 स्टोर्स है हमारे। एग्जीबिशन में हम लोग फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन में लगाए हैं। रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह ना कम ना ज़्यादा है, मीडियम रिस्पॉन्स है, बिल्कुल नेचुरल है। इसी वजह से हम इसको प्रिपरेशन करें, ये रोस्टेड किया जाता है दोनों को, बार्ली को भी और जो है सो अपने खजूर को भी, तब जाके मिक्स करने के बाद तब जाके असली तलबीना बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक यू। नुमाइश के आगाज के बाद यहां पर होने वाली तिजारत से ताजरीन के इत्मीनान जाहिर करने के सिलसिले में टीटीवी के नुमाइंदे जय ने मुख्तलिफ ताजरीन से बातचीत की। इस सिलसिले में उन्होंने रॉयल लगेज वर्ल्ड लगेज की दुनिया का एक मोतबर नाम से भी बातचीत की। रॉयल लगेज वर्ल्ड लगेज की दुनिया का एक मोतबर नाम है जो सफरी सहूलतों और दीगर लगेज के सामान में मेयार को लेकर समझौता नहीं करता। एमडी अब्दुल अजीज ने जो नुमाइश मैदान में अपनी स्टॉल लगाए हैं, टीटीवी से बात करते हुए अपना तजुर्बा बयान किया। तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रॉयल लगेज वर्ल्ड के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब। तो चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि कितने साल से वो यहाँ पे नामपल्ली एग्जीबिशन में अपना जो स्टोर है वो लगा रहे हैं। चलिए जानते हैं उनसे ही। तो कैसे हैं सर आप? गुड इवनिंग सब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं सब। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है पिछले जो है ना 2019 से स्टार्ट की है नामपल्ली एग्जीबिशन में, और 2019 में भी हमें बेस्ट स्टॉल का अवार्ड मिला है, फर्स्ट प्राइज़ मिला है, और उसके बाद में 2020 में भी मिला है। फिर उसके बाद तो एग्जीबिशन बंद था, फिर ये तीसरी बार हम लगाए हैं। मेरे फादर जो है 1969 टू 1979 तक वो कंटिन्यूस लगाते थे यहाँ पे, वो भी अवार्ड विनर थे रॉयल लेदर वर्क्स के नाम से, जो उसको हम कंटिन्यूस करते हुए अभी रॉयल लगेज वर्ल्ड के नाम से हमारे शोरूम्स भी है। आबिड्स ओरेंट स्टेट में है, और ओरेंट स्टेट के अंदर में रॉयल लगेज वर्ल्ड एनेक्स के नाम से एक मल्टी ब्रांड शोरूम है, और रॉयल और अमेरिकन टूरिस्टर का एक्सक्लूसिव शोरूम है जो खाली अमेरिकन टूरिस्टर का ही ब्रांड मिलता है वहाँ पे। उसके अलावा हमारा नामपल्ली एग्जीबिशन के सामने गली में बीजेपी ऑफिस के आगे में रॉयल लगेज वर्ल्ड का मेन हेड ऑफिस शोरूम है। इसके अलावा हमारा वनस्थलीपुरम में भी शोरूम है, और हमारे भाई साहब का पार्कलाइन में भी है, और भी हमारे शोरूम्स बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ जो है पूरे ब्रांड यूं तो दुनिया भर में हजारों ब्रांड की चॉकलेट्स कंपनियां हैं जो मिशनरीज का इस्तेमाल करते हुए चॉकलेट की तैयारी करते हैं, लेकिन हैदराबाद शहर में हाथ से चॉकलेट की तैयारी का फन विशाल कुमार के हिस्से में आया है, जो आरएस क्रिएशंस के मालिक हैं। नुमाइश में लगाए गए अपने स्टॉल को लेकर ये अवाम खासतौर पर बच्चों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जहां मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे चॉकलेट्स लोगों की तवज्जो उनके स्टॉल पर मरकूज करती हैं। टीटीवी से बात करते हुए उन्होंने इस इख्तराई किस्म के कारोबार की तफसीलात से वाकिफ करवाया। तो नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है विशाल कुमार साहब, जो कि आरएस क्रिएशंस के ओनर हैं, जो कि हैंडमेड चॉकलेट्स बनाते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितने साल से ये बिजनेस कर रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट उनको कहाँ से आया। तो चलिए जानते हैं उनसे। तो कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, गुड। आप कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी सर। सर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपको हैंडमेड चॉकलेट्स का? सर बचपन से मुझे शौक था कुछ क्रिएटिविटी बनाने का, और चॉकलेट्स का मुझे बचपन से शौक था बनाने का। तो मैं इस फील्ड में पिछले 10 साल से आ चुका हूँ, और कुछ नए वेराइटीज़ हम बनाते हैं जो कस्टमर को पसंद आए, जो यूनिक हो चीज़। जी, हमारे पास देखो सर, पान की चॉकलेट्स मिल जाएगी, डेट्स की चॉकलेट मिल जाएगी, सेंटरफिल चॉकलेट्स मिल जाएगी, और आलमंड चॉकलेट मिल जाएगी। कई वैरायटी के चॉकलेट्स हैं। हमारी स्पेशल कॉन्सेप्ट की चॉकलेट है जो पान चॉकलेट है, जो हम होटल्स, इवेंट्स और केटरिंग में सप्लाई करते हैं, कॉर्पोरेट्स में सप्लाई करते हैं। तो आजकल जैसे कि चॉकलेट्स मिल रहे हैं सर मार्केट में, उससे कैसे डिफरेंट है आपका? सर देखिए, मार्केट में जो चॉकलेट बनती है वो सारी कंपनी में बनती है, फैक्ट्री मतलब मशीनरी के अंदर बनती है। हमारी जो बनती है बिल्कुल हैंड से बनती है और बिल्कुल फ्रेश होती है चॉकलेट्स। उसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते हैं, और इसलिए हमारी चॉकलेट ज़्यादा अच्छी होती है टेस्ट और क्वालिटी वाइज। तो शेल्फ लाइफ क्या है सर? सेल्फ लाइफ 9 मंथ्स होती है सर, अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो। अगर आप बाहर रखते हैं तो 6 मंथ्स तक अच्छी रहेगी चॉकलेट।
सूफी गंटराल कश्मीर में हज़रत शेख बाकर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना और अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में ज़ियारत पाक पर शब ख़्वानी के दौरान दुरूद अस्कार की महफिल आरास्ता हुई, जबकि आज दिन भर ज़ियारत पाक के इर्द गिर्द एक मेला लगा हुआ था जिसमें लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। मुंतज़िमीन के मुताबिक ये ज़ियारत हर साल मनाई जाती है जो कई दिन तक जारी रहती है। कोकटपल्ली, प्रशांत नगर और राजीव गांधी नगर में दो खानदानों के दरमियान तसादुम पेश आया। इस दौरान दो खानदानों में तलवारों, लाठियों और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिसके नतीजे में दोनों गिरोहों के अफराद जख्मी हो गए। दोनों खानदानों ने कोकटपल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। ताहम इस वाक़े के बाद इस इलाके में सनसनी का माहौल पैदा हो गया। दरगाह हजरत यूसुफैन शरीफैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में टीआरएस कायदीन ने वज़ीर आला केसीआर की सेहतियाब जिंदगी के लिए दुआओं का एहतमाम किया। टीआरएस लीडर संतोष नगर डिवीजन मोहम्मद असलम अली के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िदा इस प्रोग्राम में श्यामा सुंदर रेड्डी, इंचार्ज याकुतपुरा हल्का मोहम्मद महबूब, सीनियर लीडर मोहम्मद आजीम, हबीब साहब, मंजूर अली, इमरान खान और दीगर ने दरगाह शरीफ पर चादर पेश की और वज़ीर आला केसीआर की दराज़ी उम्र के लिए दुआ की। अंबरपेट आकाश नगर के साकिन अब्दुल गनी रिटायर्ड ARSI अपनी होंडा एक्टिवा पर घर से निकले और वापस नहीं लौटे। उनके अरकान खानदान के मुताबिक उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। अगर किसी साहब को दिखाई दे तो अंबरपेट पुलिस में उसकी इत्तला दें। महेश्वरम जोन में वाक़े घाटुपल्ली मानसनपल्ली ग्राम पंचायत में नामालूम अफराद ने एक एक्सरे बनाने वाली कंपनी को आग लगा दी, जिससे तकरीबन 2 करोड़ रुपए की इमलाक को नुकसान पहुंचा। मुकामी लोगों के मुताबिक महेश्वरम मंडल सेंटर में आतिशज़दगी अमले की लापरवाही के बाद 2 करोड़ रुपए की इमलाक को नुकसान पहुंचा। घाट का अमला लापरवाही बयान करता है। जिले संगारेड्डी के पटनचेरो में वाक़े गोकुल नगर में SBI के ATM को नामालूम सारकीन ने गैस कटर से लूट लिया। वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मकान वारदात पहुंचकर मुआयना किया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। పేరు సంగమేశ్వర్, గోకుల్ నగర్లోని SBI ATMలో రాత్రి మంటలు రావడం జరిగింది. 4 గంటలకు పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మైక్రోవేవ్ పెట్టి ఆర్పేశారు. నేను దీనిపైన ఉంటా ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో. దాంట్లో పొగలు రావడం జరిగితే నేను కిందికి పోయి చూడడం జరిగింది. ఎన్ని గంటలకు జరిగింది ఇది? 4 గంటలకు, మబ్బులో 4 గంటలకు పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారా? అంటే దొంగతనం జరిగిందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా? అది చూడలేదు, అది ఏమైందో ఇంకా మనకి ఐడియా లేదు. तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।